दृष्टि आईएएस की इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से औद्योगिकरण की शुरुआत ने धीरे धीरे पूरे विश्व में शहरीकरण की शुरुआत भी कर दी। लोगों का झुकाव मुख्यतः शहरों में ही बसने का होने लगा। भारत में भी 1991 की आर्थिक उदारीकरण की नीति के बाद शहरीकरण का तेजी से विस्तार हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का लगभग 31% शहरों में ही निवास करता है। लेकिन क्या हमारे शहर इस बढ़ती हुई आबादी को अकोमोडेट करने के लिए, समाहित करने के लिए तैयार हैं? हाल ही में पूरे विश्व के कुछ शहरों में लगातार बाढ़ की स्थिति देखने को मिली है और कई अध्ययन इस प्रकार के हैं जो दर्शाते हैं कि इस बाढ़ का कारण ये है कि शहरीकरण का जो विस्तार हो रहा है, उसमें जो बसावट हो रही है, वो मुख्यतः बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में हो रही है, बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्रों में हो रही है। यही इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा और हमारे टॉपिक का नाम होगा शहर अक्सर बाढ़ की चपेट में क्यों आ रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के विभिन्न पक्ष होंगे। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम जो विश्व बैंक का एक अध्ययन आया है बाढ़ और शहरीकरण को लेकर के, मुख्यतः शहरीकरण को लेकर के आया है, इसका अध्ययन करेंगे बाढ़ के परिप्रेक्ष्य में। फिर हम देखेंगे कि जो बढ़ती बाढ़ आवृत्ति का कारण क्या है और इसके अंतर्गत हम बेंगलुरु का उदाहरण लेंगे कि किस प्रकार से बेंगलुरु में आबादी का जो विस्तार हुआ है बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों में, उसका क्या प्रभाव, उसको बढ़ती बाढ़ आवृत्ति के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि क्या शहरीकरण का और जो विस्तार हो रहा है बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा कम आय वर्ग के लोगों पर ही पड़ता है, वो उसके प्रति सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, सुवेद्य है। इसको जानने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि शहरीकरण बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में ही क्यों हो रहा है। इसके बाद हम इसके समाधान के पक्षों पर चर्चा करेंगे। फिर जानेंगे कि फिर एक प्रश्न देखेंगे जिस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। यह खबर द हिंदू न्यूज़पेपर के एक्सप्लेन सेक्शन से ली गई है और खबर है इंडिया सिटीज आर एक्सपेंडिंग ओपन इनटू फ्लड प्रोन एरियाज। भारतीय शहर विस्तार कर रहे हैं सामान्य तौर से प्राय जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं, जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं, जो बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्र हैं, जहां पर भविष्य में बाढ़ आ सकती है। 2023 का जो मॉनसून, ग्रीष्मकालीन मॉनसून था, उसके बाद आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग शहर, चाहे वो मुंबई हो, बेंगलुरु हो या फिर गुरुग्राम हो, वो लगातार बाढ़ की चपेट में रहे। इस पर कई तरह के अध्ययन प्रस्तुत किए गए और ये कहा गया कि न केवल इससे जान माल की हानि होती है, लोगों की आजीविका के लिए हानि होती है, बल्कि भारत के लिए एक आर्थिक संकट भी हो सकता है। और इसी को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक अध्ययन भी प्रस्तुत किया, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जुलाई 2023 में, जो रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो वर्ष 2023 में जो बाढ़ आई है उससे 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान माना जा रहा है। इसी प्रकार से विश्व बैंक ने जो अध्ययन प्रस्तुत किया है, इसने ये कहा है कि शहरीकरण में, जो शहरीकरण के दौरान जो बसावट हो रही है, वो अधिकांशतः बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में हो रही है। खास तौर से मध्यम आय वर्ग वाले देशों में, मध्यम आय वर्ग वाले देशों में जो शहरीकरण का विस्तार हो रहा है, वो मुख्यतः इस क्षेत्र में हो रहा है और जिससे भविष्य में ये पूरी की पूरी जनसंख्या जोखिम में चली जाती है। इसलिए इसके प्रति एक बेहतर नीति निर्माण की आवश्यकता है, ताकि इन व्यक्तियों को न केवल जोखिम से बचाया जा सके, बल्कि सतत शहरी विकास की नींव भी डाली जा सके। इन्हीं सब कारणों से ये टॉपिक चर्चा में आ गया है। तो सबसे पहले हम उसी अध्ययन को जानने की कोशिश करते हैं जो शहरीकरण पर अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और यह बताता है कि किस प्रकार से बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में शहरीकरण का विस्तार हो रहा है। दरअसल पूरे वैश्विक बाढ़ के पैटर्न को निर्धारित करने के लिए एक उपग्रह डाटा का प्रयोग करता है और इसकी तुलना शहरी बस्तियों के विस्तार के जो हाई रेजोल्यूशन वैश्विक मानचित्र हैं उससे करता है। यानी एक उपग्रह डाटा का प्रयोग जो वैश्विक बाढ़ के पैटर्न का अध्ययन करता है और वैश्विक मानचित्र जो शहरी बस्तियों के हाल ही के विस्तार को प्रदर्शित करता है, इनकी तुलना से कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। जो आंकड़े कहते हैं कि बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में, बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्रों में अगर सबसे ज्यादा कहीं बस्तियों का विस्तार हुआ है तो वो पूर्वी एशिया में हुआ है, सबसे तेजी से, सबसे अधिक गति से, सबसे अधिक दर से। वहीं जो निम्न आय क्षेत्र है, जो उप सहारा क्षेत्र है और जो अधिक आय वाला क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका में, यहां पर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में शहरीकरण का विकास
सबसे कम हुआ है। मुख्यतः ये अध्ययन यही बताता है कि जो मध्यम आय वाले वर्ग देश हैं, जिनमें भारत भी एक शामिल है विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार, वहां पर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में, बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों में बस्तियों का विस्तार, शहरीकरण का विस्तार सबसे ज्यादा है। ये अध्ययन ये प्रस्तुत करता है। साथ ही इसमें एक संतोषजनक फैक्ट ये है कि भारत विश्व के उन शीर्ष देशों में शामिल नहीं है जहां पर आने वाले समय में उसकी बस्तियों का बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा हो। इन 20 देशों में भारत के कुछ पड़ोसी देश शामिल हैं, जैसे चीन शामिल है, जैसे भूटान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, म्यांमार शामिल है, लेकिन भारत उन क्षेत्रों में शामिल नहीं है। लेकिन भारत विश्व के उन 3 देशों में शामिल है जहां पर बस्तियों की बसावट सबसे ज्यादा है। जैसे पहले बस्तियों का विस्तार सबसे ज्यादा हुआ है, बस्तियों की बसावट में सबसे बड़े योगदान करता है। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर भारत है। साथ ही बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में जहां सबसे तेज गति से बस्तियों का विस्तार हुआ है, उसमें अगर हाल ही में सबसे तेज गति से बस्तियों का विस्तार है तो उसमें चीन पहले नंबर पर है, वियतनाम दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर भारत ही है। और ये सब तथ्य भारत को भविष्य में बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि कुछ बस्तियों में के अध्ययन के आधार पर इतने बड़े निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। कुछ बस्तियों के ही अध्ययन के आधार पर उनको भविष्य में बाढ़ जोखिम के लिए रैंक प्रदान नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण अध्ययन है विश्व बैंक का, जो भविष्य में भारत को नीति निर्माण में सहयोग प्रदान कर सकता है। अब हम देखते हैं कि बढ़ती बाढ़ आवृत्ति के क्या कारण है। आप वैश्विक तापन की समस्या के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के बारे में लगातार अध्ययन कर रहे होंगे। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प और ओजोन जैसी गैसों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अकेली का योगदान 60 से 70% के बराबर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इस समस्या से क्या हो रहा है, वैश्विक तापन के बढ़ने से महासागरों से वाष्पीकरण की दर बढ़ गई है, जिससे वायुमंडल में जो नमी की मात्रा है वो बढ़ी है। भारत के आसपास की जो जल राशियां हैं, चाहे वो अरब सागर हो, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, उनमें वाष्पीकरण की दर बढ़ने से भारत में आने वाले चक्रवाती तूफानों की संख्या बढ़ गई है। और जो एसपीआई का जो अध्ययन है वो ये भी कहता है कि हाल ही में वर्ष 2023 में जो बाढ़ आई है और गुजरात में जो बिपरजॉय तूफान आया है, उसी का एक अध्ययन प्रस्तुत करता है। यानी इन सब वजहों से भारत में बाढ़ आवृत्ति बढ़ी है। साथ ही हाल ही में मौसम के पैटर्न में हो रहे बदलाव की वजह से मानसून की अनियमितता भी बढ़ी है, समय के लिहाज से भी और स्थान के लिहाज से भी। यानी कुछ समय जरूरत से अधिक बारिश होती है और कुछ समय पर बारिश बिल्कुल नहीं होती। कुछ स्थानों पर बारिश बेहद ज्यादा होती है और कुछ स्थानों पर बारिश नहीं होती। इससे बाढ़ की आवृत्ति के साथ साथ सूखे जैसी समस्या भी पैदा हो रही है। अब हम ये बढ़ती बाढ़ आवृत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण है। अब हम शहरीकरण किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसके अंतर्गत बेंगलोर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण लेते हैं। बेंगलोर में जो 2022 में बाढ़ आई थी, उसके कारण 225 करोड़ आर्थिक हानि का एक अनुमान लगाया गया है। अब बेंगलोर में शहरीकरण पिछले 100 वर्षों में किस तरह से हुआ है। 1901 से लेकर 2022 में जो जनसंख्या का विस्तार है बेंगलोर में, वो 101.6 लाख से 1 करोड़ से अधिक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों जनसंख्या को मिलाकर के 1 करोड़ से अधिक है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इस जनसंख्या को समाहित करने के लिए जो विस्तार हुआ है जनसंख्या का, वो लो लाइंग एरियाज में हुआ है, निम्न एरियाज में आया हुआ है, घाटियों में हुआ है, जहां पर जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, जहां पर भविष्य में बाढ़ आने की संभावना ज्यादा है। और साथ ही यहाँ जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बने हैं, उन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ने लगातार जल धाराओं के प्रवाह को भी बाधित किया है। जल धाराओं के प्रवाह को बाधित करने के कारण भविष्य में किसी भी बड़ी बाढ़ की संभावना अधिक हो गई है। साथ ही कंक्रीट स्ट्रक्चर के बहुत अधिक विस्तार के कारण जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वो भी घटी है और क्षेत्र में बरसात की मात्रा पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव हुआ है। तो इन सब चीजों की वजह से
आप ये देख सकते हैं कि शहरीकरण का विस्तार जो बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में हुआ है, उससे किस प्रकार से भविष्य में ये पूरी जनसंख्या जो लो लाइंग एरिया में है, ये बाढ़ जोखिम के खतरे में चली जाती है। तो शहरीकरण का विस्तार और बढ़ती हुई बाढ़ आवृत्ति दोनों ही आपस में अंतर संबंधित हैं। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या कम आय वाले वर्ग पर इसका ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में अगर हम शहरीकरण के विस्तार का अध्ययन करें तो इसका प्रभाव दोनों पर हो सकता है, इलीट वर्ग पर भी हो सकता है, गरीब वर्ग पर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यमुना फ्लड प्लेन की बात करते हैं तो यमुना फ्लड प्लेन में 3 तरह की बस्तियों को हम देखेंगे। एक अनौपचारिक बस्तियों को देखेंगे, एक सरकारी संरचना को हम वहां पर देखेंगे, और तीसरा जो संरचना है वो अनाधिकृत कॉलोनीज को हम देखेंगे। जो अनौपचारिक बस्तियां हैं ये मुख्यतः कम आय वाले वर्ग की ही हैं, जो लो लाइंग एरियाज में सबसे अधिक क्वांटिटी में, मात्रा में, सबसे अधिक संख्या में बसी हुई है। ये कम आय वाले वर्ग की है। अगर कोई भी व्यक्ति शहर में आ रहा है और वो अपने आवास को ढूंढने का प्रयास करता है तो वो किस तरह के आवास को ढूंढता है? जो एरिया खाली हो, वैकेंट हो, और जो उसके लिए वांछनीय हो। वांछनीय का मतलब क्या हुआ? इस एरिया का मतलब क्या हुआ? जहां से इसको निकालने की, ऑथोरिटीज द्वारा निकालने की जो संभावना है वो कम हो, ऐसे एरिया को वो ढूंढने का प्रयास करता है। और इसीलिए ऐसे एरिया को जब वो ढूंढने का प्रयास करता है तो इस तरह का जो एरिया है वो सामान्य तौर से बाढ़ प्रवण क्षेत्र, बाढ़ जोखिम वाला क्षेत्र होता है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि द ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क इज ऑल्सो द ज्योग्राफी ऑफ इनफॉर्मल लो इनकम हाउसिंग। जो अनौपचारिक लो इनकम हाउसिंग है उसका जो क्षेत्र है वही वस्तुतः एनवायरमेंटल रिस्क, पर्यावरणीय जोखिम वाला क्षेत्र भी है। वो इन्हीं कारणों से कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो शहरी बाढ़ प्रवण क्षेत्रों, शहरीकरण जो है वो बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में ही क्यों हो रहा है? एक कारण तो आपने समझ लिया होगा कि कोई भी व्यक्ति जब आप शहर में आकर के अपने आवास की तलाश करता है तो वो खाली एरिया ढूंढता है, ऐसा एरिया ढूंढता है जो उसके लिए वांछनीय हो लेकिन दूसरों के लिए कम वांछनीय हो, जहां से ऑथोरिटीज द्वारा उसको निकालने की संभावना कम हो। एक कारण तो वो है। दूसरा ये है कि गवर्नेंस ढांचे का भी हमें अभाव देखने को मिलता है। गवर्नेंस द्वारा ऐसे स्थानों की पहचान करना जहां पर शहरीकरण के इस विस्तार को समाहित किया जा सके, ऐसी कोई भी प्रणाली निर्मित की हुई नहीं लगती है। तो गवर्नेंस ढांचे के अभाव के कारण भी इस तरह की बस्तियों की बसावट बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में होती है। साथ ही हमारे यहाँ जो पर्यावरणीय विनियमन है उनके कार्यान्वयन में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में भी असमानता है। अगर आप मीडिया में भी लगातार देखेंगे तो जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उन्हीं के संदर्भ में पर्यावरणीय विनियमों की बात होती है। लेकिन जो स्मॉल, छोटे प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, जो मीडियम प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, जो सामान्य तौर से इस तरह के लो लाइंग एरियाज में एस्टैब्लिश्ड होते हैं, उनके संदर्भ में पर्यावरणीय नियमों को लागू करने की बात मीडिया में बहुत कम होती है और इसमें इनके कार्यान्वयन में एक असमानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जो सरकारी विनियमन है उनका लगातार उल्लंघन भी देखने को मिलता है। जैसे एक नई संकल्पना उभरी है भारत में इको टूरिज्म की वन क्षेत्र में इको टूरिज्म। तो वन क्षेत्रों में क्या पर्यावरणीय विनियमों का लागू को पूरी सख्ती से कार्यान्वयन होकर के इको टूरिज्म स्थापित हो रहा है? उसी प्रकार से जो नदी का बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, जहां पर बाढ़ आने की संभावना रहती है, वहां पर अलग अलग प्रकार के आप धार्मिक स्ट्रक्चर देखेंगे। इसी तरह से वहां आप सरकारी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे आपको। तो क्या ये नियमों का पालन करके वहां पर स्थापित हो रहे हैं? तो गवर्नेंस ढांचे का भी अभाव है। हमारे यहाँ पर्यावरणीय नियमों में एक असमानता की भी स्थिति है और सरकारी नियमों का बहुत बड़े स्तर पर उल्लंघन भी है। इसके समाधान की दिशा में किस तरह के प्रयास हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि कोई भी सतत शहरी विकास हमेशा क्षेत्रों की पहचान पर ही चल सकता है। आपको ऐसे क्षेत्र पहचानने पड़ेंगे
जो भविष्य में जोखिम वाले क्षेत्र हैं बाढ़ के प्रति। इसलिए बसावट के क्षेत्र की पहचान करना और जो जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करके गैर जोखिम वाले क्षेत्रों में बसावट करना इसका समाधान होगा, और इसके लिए एक बेहतर गवर्नेंस ढांचे का निर्माण करना होगा जो सतत शहरी विकास में भी योगदान दे सके। साथ ही इसी से जुड़ी हुई प्रक्रिया अनुकूलन है, अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन का मतलब है कि लोगों को ऐसे स्थानों पर बसाया जाए जो भविष्य में न केवल उनकी आजीविका को प्रभावित करे, आजीविका भी उनकी लगातार चलती रहे, बल्कि उनके जीवन की भी हानि ना हो। यानी कम जोखिम वाले क्षेत्रों में या गैर जोखिम वाले क्षेत्रों में ही इनकी बसावट होनी चाहिए, जहां आजीविका भी सुरक्षित रहे और जान माल की भी हानि न हो। साथ ही बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का, जो बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्र हैं, उनका उचित मानचित्रण होना चाहिए और उसी के आधार पर शहरी विकास की सतत योजनाएं बनानी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में खास तौर से बेहतर जल प्रबंधन योजनाएं होनी चाहिए। जो बरसाती जल है उसके निकास की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए और कम आय वाले आवासों को उन्नत करने की आवश्यकता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र में कई जनजातियां हैं जिनके जो बांस के खंभों पर घर बना करके रहती। इनमें कई जनजातियां जैसे मिशिंग है, जैसे मियाह है, तो इन आवासों को भी उन्नत करने की आवश्यकता है। तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेकर के चलने की जरूरत है, गवर्नेंस के स्तर पर भी, अनुकूलन के स्तर पर भी, और अलग अलग तरह के आवासों को उन्नत बनाने के स्तर पर भी। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? विश्व बैंक के अध्ययन 1985-2015 के अनुसार बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में सबसे तेज गति से बस्तियों का विस्तार किस क्षेत्र में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं पूर्वी एशिया क्षेत्र, उप सहारा क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका क्षेत्र, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।